सप्तम दिवस माँ की संस्कारशाला। सप्तम दिवस अशान्विन्द्रो अभयम न कृणोतु। मत किसी से शत्रुता करो, मत किसी से डरो, सबको अपना समझने वाला सदा निर्भय रहेगा। अथर्ववेद कहानी। माँ की सीख। चुपचाप तू रुपए मुझे दे दे, नहीं तो फिर होगा। विक्रांत कह रहा था, मुझसे बुरा कोई न। बाबूजी मैंने तो रुपए देखे तक नहीं। ये छोटू की आवाज थी। अरे तू ऐसे नहीं मानेगा, कहकर विक्रांत ने छोटू धोबी के गाल पर तड़ाक से तमाचा मार दिया। छोटू पीड़ा और अपमान से रोने लगा। शोर सुनकर विक्रांत की मां कमरे से बाहर निकली। वहां छोटू दीवार के सहारे खड़ा सुबक सुबक कर रो रहा था। पूछने पर उसने बताया कि विक्रांत मैया कहते हैं कि पैंट की जेब में 20 रुपए का नोट रखा रह गया था। छोटू ने दोनों जेबें टटोल डाली थी, पर वहां मुड़ा तुड़ा कागज भी न था। अब विक्रांत छोटू को चुपचाप नोट रख देने की धमकी दे रहा था। माँ ने विक्रांत को डांटा, तुम्हें किसी को मारने का क्या अधिकार है, तुम्हें ही अपनी पेट की जेब देखकर धुलने के लिए डालनी थी। फिर वो छोटू से बोली, छोटू तुम्हारे ऊपर हमको पूरा विश्वास है, तुम वर्षों हमारे कपड़े धो रहे हो। जैसे तैसे समझा बुझाकर उन्होंने छोटू को घर भेजा। फिर उन्होंने विक्रांत को डांटा, तुम्हें इस तरह उस छोटे बच्चे को मारने का कोई अधिकार न था, गलती तुम्हारी थी, दूसरे को तुमने क्यों दंड दिया। माँ नोट तो पेंट की जेब में ही रखा गया था। विक्रांत ने फिर सफाई दी, तुम भूल करते हो विक्रांत, तुमने कहीं और रखा होगा। मैं कपड़ों की जेब देखकर ही धुलाई के लिए डालती हूँ। तुम्हारी पेंट भी मैंने देख ली थी, उसमें कुछ न था, माँ बोली। अब विक्रांत निरुत्तर हो गया। आगे वो कहता भी क्या, उसकी योजना विफल हो गई थी। उसने तो सोचा था कि छोटू को मार पीट कर उस पर चोरी का अपराध लगाकर वो अंत में उससे रुपए झटकने में सफल हो जाएगा, पर हुआ इसका उल्टा। माँ ने स्पष्ट घोषणा कर दी, तुमने अपनी लापरवाही से घर खर्च के रुपयों को खोया है, अब ये रुपए तुम्हारे जेब खर्च के रुपयों में से करेंगे। विक्रांत ने बहुत अनुनय विनय की, पर माँ ने एक न मानी। वो अपने निर्णय पर दृढ़ थीं। या नहीं, पिताजी और दीदी ने भी माँ की बात का समर्थन किया। उनका कहना था कि विक्रांत बहुत लापरवाह होता जा रहा है, प्रायः रुपए खो देता है, इसलिए उसे दंड मिलना ही चाहिए। अब माँ ने विक्रांत से बाजार का सामान मंगाना भी बंद कर दिया था। वो चीजें महंगी लाता था और प्रायः रुपए भी बचा लेता था। माँ या पिताजी चाहे कितने ही थके हो, वे स्वयं बाजार जाते। यही नहीं, माँ अब अपने पस की भी निगरानी रखने लगी थी। वे उसे विक्रांत की पहुंच से दूर रखती। उन्हें एक दो बार रुपए खो जाने से विक्रांत पर संदेह हो गया था। एक सप्ताह तक विक्रांत घर से कुछ भी न पा सका। उसका जेब खर्च भी बंद कर दिया गया था। विक्रांत के साथी उसका उपहास करते और कहते, वाह भाई भोलेनाथ मूर्खराज, अपने दोस्तों से कुछ तो सीखो। सभी खाते पीते घरों के लड़के थे। वे अपने घरों से प्रतिदिन कुछ रुपए छिपाकर ले ही आते थे। सभी के रुपए इकट्ठे किए जाते और वे मिलकर खाते पीते रुपए बिगाड़ते। विक्रांत अभी कुछ दिन पहले ही उनकी मंडली में आया था। 4-6 दिन तो वह जैसे तैसे रुपए लाने में सफल हो गया था, पर अब इस घटना के बाद से तो वह कुछ भी न ला पाया था। साथी पहले तो उसका मजाक बनाते रहे, फिर उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि यदि तुम 2-4 दिन में घर से कुछ न लाए, तो हमारी मंडली से अलग कर दिए जाओगे। तुम्हारे जैसे मूर्खों की हमें जरूरत नहीं। विक्रांत को उनकी बात बहुत बुरी लग, घर आकर वो मौके की तलाश में जुट गया। रात को वो कुछ सोचते सोचते जल्दी ही सो गया था। सोते सोते अचानक ही उसकी आंख खुल गई। माँ और पिताजी की बातें उसे स्पष्ट सुनाई दे रही थी। पिताजी कह रहे थे, तुम बहुत दिनों से काडिंगा खरीदने के लिए कह रही थी, चलो कल बाजार से खरीद लेते हैं। माँ कह रही थी, पर मैं अब सोचती हूँ कि विक्रांत का कोट सिलवा दें, बहुत दिनों से पीछे पड़ रहा है। मुझे तो कोई खास जरूरत भी नहीं, अगले वर्ष खरीद लूंगी। पिताजी हंसते हुए कह रहे थे, तुम तो हमेशा ऐसा ही किया करती हो। उनकी बात सही भी थी। विक्रांत को माँ बहुत प्यार करती थी। वे उसकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करती। अपनी चीजों में कटौती करके वे उसके लिए चीज मंगा ली। उनका परिवार मध्यम वर्ग का था, इसलिए माँ सदैव बजट के करती थी अनुसार ही रुपए खर्च किया। माँ से छल करने के लिए विक्रांत का मन उसको धिक्कारने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रात में वो ठीक से भी न सो सका। सुबह माँ ने उसे स्कूल जाने के लिए उठाया तो उसके सिर में तेज दर्द था। माँ आज तबीयत ठीक नहीं, मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा, वो बोला। उसकी बात सुनकर और लाल आंखें देखकर माँ चिंता से भर उठी। उन्होंने उसका माथा छूकर देखा, सिर पर हाथ फिराया और फिर रजाई उठाकर सोने के लिए कहकर चली गई। काम छोड़कर बीच बीच में माँ कई बार उसे देखने आई।
घर का काम समाप्त होने पर तो वे उसी के पास बैठी रहीं। वे विक्रांत का सिर दबाती रहीं और तेल मालिश भी करती रहीं, अपने प्रति माँ की इतनी अधिक चिंता से। विक्रांत रो उठा। वो बहुत ही बड़ी ग्लानि अनुभव कर रहा था। विक्रांत की आंखों में आंसू देखकर माँ ने समझा कि संभवतः उसकी तबीयत अधिक खराब हो गई। उन्होंने उसका सिर गोद में रख लिया और प्यार से बोली, मेरे बच्चे, बोलता क्यों नहीं, तुझे क्या परेशानी है? अब तो विक्रांत माँ से लिपट कर फफक कर रो उठा, कहने लगा, माँ मैं तुम्हारा गंदा बच्चा हूँ, मुझे खूब मारो, घर से निकाल दो, न हमारा विक्की तो बड़ा राजा विट्यू है। माँ स्नेह भरे स्वर में बोली। उन्होंने विक्रांत को कसकर अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने अपने आंचल से उसके आंसू पोंछे, फिर उसकी थोड़ी को ऊपर उठाती हुई बोली, राजा बेटे, सच सच बताओ क्या बात है? विक्रांत अब माँ से सच्चाई न छिपा सका। उसने चोरी करने वाले बच्चों के समूह में जाने से लेकर अब तक की पूरी घटना माँ को विस्तार से सुना दी। माँ ने उसके सिर पर हाथ फिराया, माथे को चूमा और उसकी आंखों में झोंकते हुए बोली, विक्रांत, तुम अच्छा बुरा कोई भी काम करते समय अपनी माँ को सदैव याद रखना। यह न भूलना कि बुरे कामों का पता कभी न कभी तो लगता ही है, तुम्हारे बुरे काम उसे जीते जी मार देंगे। तुम अच्छे काम करोगे तो अपना सिर ऊंचा करके हंसते हंसते जी सकोगे और सारी कठिनाइयों को भी सह सकोगे। माँ, जो गलती हुई है उसके लिए मुझे खूब दंड दो। अब मैं आगे से कभी गलती नहीं करूँगा। विक्रांत आंखें नीची करके बोला। माँ ने उसके दोनों गालों पर हल्की सी चपत लगाई और बोली, कल से तुम प्रतिदिन होने वाली अच्छी या बुरी हर बात माँ को सच सच बताया करोगे। यही तुम्हारा दंड है। विक्रांत माँ की बुद्धिमानी को समझ न सका। वो उनके सीधेपन पर इतना हल्का दंड देने पर मन ही मन हंस दिया और माँ से लिपट गया। समाप्त।